दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अब आते हैं ये हमारा साइंस का पोर्शन, जितना मेरे अनुसार लगता है, अब देखो ऐसा तो नहीं है कि भाई सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन हाँ हमने प्रयास किया कि हम चीजों को लगभग टच कर लें। अब देखिए आपके किताब से कंप्यूटर भी पूछता है परीक्षा में, ठीक है, तो कंप्यूटर की बातें कुछ नोट कर लीजिए। कंप्यूटर को हिंदी में कहते हैं, लिख लो, कंप्यूटर संगणक कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? संगणक। संगणक कंप्यूटर। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? चार्ल्स बेबेज। लिख लो, कंप्यूटर सबसे बड़ी बात, कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम। और बाइनरी नंबर सिस्टम किस फॉर्म में होता है? 0 और 1 के। लिख लो तो। अब देखो कंप्यूटर में ये पूछ लिया। दूसरा, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? तो लड़का 1 तारीख को एड्स हुआ, 1 दिसंबर को एड्स हुआ, और 2 तारीख को 2 दिसंबर को कंप्यूटर देखा, और 3 दिसंबर को विकलांग हो गया, मतलब दिव्यांग हो गया, सॉरी विकलांग नहीं, दिव्यांग हो गया। ऐसे हम भी याद किए थे, 1 तारीख को एड्स, 2 तारीख को कंप्यूटर देखा, 3 तारीख को दिव्यांग हो गया। ठीक है, ये 3 डेट बहुत मस्त है, लिख लो। सिलिकॉन घाटी, सिलिकॉन घाटी किस कहां है? बेंगलुरु। भारत में कहां है? सिलिकॉन घाटी। अच्छा इतिहास में पढ़े हो ना, अब भूगोल में भारत का मैनचेस्टर नोट कर लेना, अहमदाबाद। सिलिकॉन घाटी बेंगलोर, बेंगलुरु या बेंगलोर, नोट कर लो बेटा। अच्छा हमें ये बताओ, ये बेटा उठाना, हमें ये बताओ कंप्यूटर में कुछ और भी बातें पूछ दी जाती है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो बताओ हार्डवेयर क्या होता है? कोई बताएगा? कंप्यूटर तो लगा है, हार्डवेयर का मतलब समझो, कंप्यूटर सिस्टम का ऐसा भाग, जैसे कंप्यूटर में क्या क्या देखा, ये सीपीयू होता है। क्या होता है बेटा? सीपीयू। ये क्या होता है? ये क्या है? मॉनिटर है। ये क्या है? कीबोर्ड है। ये क्या है? माउस है। ये क्या है? रूलर है। ऐसा ऐड होता है ना। और सीपीयू के पीछे, सीपीयू को 2 भागों में बांटा गया है। एक क्या कहा जाता है? एएलयू। क्या कहा जाता है? एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और सीपीयू के जस्ट पीछे का अगर मैं भाग बना दूं, सीपीयू के जस्ट पीछे, तो देखोगे जहां पावर सप्लाई का कनेक्शन होता है वो कहलाता है मदरबोर्ड। क्या कहलाता है बेटा? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड, और मदरबोर्ड से सीपीयू, मॉनिटर, सभी चीजें कनेक्ट होती है। यहां पर पावर बटन होता है, ठीक है, पावर ऑन करने पर हमारा कंप्यूटर सिस्टम ऑन हो जाता है। अब देखो बेटा, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर क्या होता है? जिस चीज को हम देखते हैं, अपनी नजरों से देख ले रहे हैं और स्पर्श कर ले रहे हैं, उन सभी आइटम्स को हार्डवेयर कहा जाएगा। लेकिन उन आइटम्स को हार्डवेयर नहीं, सॉफ्टवेयर कहेंगे जिसको हम स्पर्श नहीं कर पा रहे। कोई कहे कि ये बताइए कीबोर्ड क्या है, हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर है? छू ले रहे हैं ना कीबोर्ड, लेकिन अब कंप्यूटर में पड़ा एप्लीकेशन छू पा रहे हो क्या? नहीं, तो क्या हो जाएगा? सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर समझ में आया? अब वो कुछ भी पूछे उस समय, प्रिंटर क्या है ये नहीं पूछेगा। आते हैं, समझ में आ गया बेटा? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर समझ में आ गया? मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, ठीक है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब आ जाओ बेटा, कुछ समझते हैं क्या पूछता है। इनपुट डिवाइस, क्या पूछता है बेटा? और आउटपुट डिवाइस, क्या पूछता है? बाइनरी नंबर सिस्टम याद रखना, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस। तो आउटपुट देखो, जिससे भी हम, इनपुट इसको कहा जाता है, क्या बोला जाता है? जिससे भी हम डेटा देते हैं और सीपीयू में जाता है और प्रोसेसिंग होता है। क्या होता है? प्रोसेसिंग होता है सीपीयू में। अगर वो मैथमेटिक्स से संबंधित होगा तो कौन प्रोसेसिंग करेगा? एएलयू। और बाकी वैसे डेटा होगा तो कौन प्रोसेसिंग करता है? सीपीयू। अब उसके बाद प्रोसेसिंग करने के बाद वो हमें रिजल्ट देता है, और रिजल्ट को ही क्या कहा जाता है? आउटपुट। क्या कहा जाता है बेटा? तो ऐसी सभी डिवाइसें, कंप्यूटर सिस्टम की ऐसी सभी डिवाइसें, बहुत चीजें हो सकती हैं। यहां पे माइक्रोफोन हो सकता है, यहां पे प्रिंटर हो सकता है, स्कैनर हो सकता है, साउंड बॉक्स हो सकता है, ठीक है, हो सकता है ना। कंप्यूटर से सारे कनेक्ट होते हैं ना, ये सारे कंप्यूटर, ये सभी काम करेंगे जब कंप्यूटर कहेगा, नहीं तो वैसे थोड़ी काम करेगा, ठीक है। तो ये सभी चीजें जो डेटा को लेंगी, डेटा को जिसके द्वारा डेटा दिया जाता है, वो सभी चीजें इनपुट डिवाइस होंगी। क्या होंगी? जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड डेटा लेता है, कीबोर्ड अपने आप थोड़ी दब जाएगा। कीबोर्ड तुम कहोगे ओ दबाओ तो कीबोर्ड पर तुम ओ दबाओगे, और जब ओ दबाओगे तो क्या हो गया?
वो हमने इनपुट किया, वो क्या किया, इनपुट किया, सीपीयू में गया, प्रोसेस हुआ और बताया कहां पर, मॉनिटर में बताया कि आपने भैया वो दबाया। लेकिन वो कंप्यूटर में तुम वो दबा रहे हो, लेकिन कंप्यूटर के पास वो कैसे जा रहा है, हो सकता है गया हो 1 0 1 1, कंप्यूटर के पास ऐसे जाएगा, फिर कंप्यूटर अपने अंदर एनालिसिस करेगा, कहेगा 1 0 1 1 दबाया है, अच्छा ये वो दबाया है। कंप्यूटर वो नहीं जानता है, कंप्यूटर वो नहीं जानता है। जैसे मैंने कह दिया चलो इंडिया दबाओ, INDI, मैंने इंडिया दबाया कंप्यूटर पे, कंप्यूटर नहीं जानता इंडिया, वो समझता है अच्छा ये आदमी ने, कुछ भी हो सकता है, आदमी ने ये दबाया, अच्छा अब वो ये नहीं बता रहा मैं इंडिया लिख रहा हूं, वो कह रहा है कि चलो लिखो, इसका मतलब ये होता है, तुम्हें इंडिया दिखेगा। कंप्यूटर नहीं जानता है। समझ में आ गया, समझ में आ गया बेटा। तो कंप्यूटर केवल बाइनरी नंबर सिस्टम को जानता है। किसको जानता है बेटा, बाइनरी नंबर सिस्टम को जानता है। हम डेटा उसे देते हैं और डेटा को क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है, कैलकुलेटिंग करता है और क्या करता है, एनालिसिस करता है। और फिर वो क्या करता है, जिस माध्यम के द्वारा वह डेटा प्रोसेस करने के बाद, मतलब मैंने कहा 2 + 2 बताओ कंप्यूटर क्या हुआ, वो कहा भैया 4। तो 2 और +2 हमने दिया इनपुट डिवाइस से और आउटपुट डिवाइस से क्या पाया, कोई पूछे यही पूछता है मॉनिटर क्या है, इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर से तुम कुछ दे नहीं रहे हो, तुम ले रहे हो क्या, रिजल्ट। क्या ले रहे हो, जैसे ओ दबाया, 2 दबाया 2 दिखा, आउटपुट डिवाइस। ठीक है, कह दे स्कैनर। अब सबसे बड़ी बात ये पूछता है इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस, समझ में आ गया, कंप्यूटर से पूछ देगा। तो बेटा याद रखना, एक बार कंप्यूटर लैब में चले जाओ, बहुत बढ़िया चार्ट पेपर बनाए हैं, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस क्या है, ठीक है, उसको कर लेना। हार्डवेयर समझ ही गए, जो दिख रहा है वो हार्डवेयर है, जो नहीं अंदर है वो सॉफ्टवेयर है। कोई दिक्कत बेटा, तो इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस पूछ लेता है। अब एक बात, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पूछता है। अब एक बात याद रखना, थोड़ा लिख लो, 1 KB बराबर, लिख लो तो बेटा बहुत पूछता है, लिख लो। कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई बिट है, क्या है बेटा, बिट, BIT, क्या है बेटा, बिट। 1 KB बराबर 1024 बाइट, क्या होता है, बाइट, ठीक है, बाइट होता है। 1 MB बराबर मेगाबाइट, क्या बेटा, मेगाबाइट। 1 KB मतलब किलोबाइट, 1 KB मतलब किलोबाइट। 1 KB बराबर 1024 बाइट। मतलब इंटरनेट चलाते हो ना, लिखता है कि 4 kbps का स्पीड आ रहा है, IMB में आ रहा है, बड़ा तेज नेट आ रहा है, कहते हो ना। तो देखो KB में जब आ रहा है तो कितना नेट आ रहा है, बहुत कम आता है, लेकिन 1 MB का स्पीड आ रहा है तो कहते हो बड़ा हाई नेट आ रहा है। तो 1 MB बराबर 1024, लिख लो 1024 KB, उल्टा हो जाता है, लिख लो, हो गया। 1 MB बराबर, ये उठा देना यहां पे। अब लिख लो 1 गीगाबाइट, GB पूछते हो ना, को GB डेटा मिला, तो 1024, सब जगह 1024, लेकिन बस ये याद रखना कौन किससे बड़ा है, MB, सॉरी B कैपिटल नहीं रहता है, सॉरी, MB। 1024 MB को क्या कहा जाता है, 1 GB, लिख लो, ये याद रखना। ये यहां स्थानांतरित हो जाता है, ये यहां चला जाता है, ठीक है, बदलता रहता है। कुछ और बातें लिख लो। हमने बोल लिया कि बिट सबसे छोटी इकाई है, लिख लो। 1 निबल बराबर, 1 निबल, एक आउट आप थोड़ी हो सकते भाई, इतना तुम लोग न पढ़ो तब तो। देखो बेटा अब समझ में आ गया, थोड़ा ये लिख लो। 4 बिट 1 निबल के बराबर होता है और 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है। ये आता है प्रश्न, लिख लो तो। अब बिट सब, बाइट क्या है, सबसे छोटा, सॉरी बिट सबसे क्या है, छोटा है। तो 8 बिट मिलके 1 बाइट, समझ आ रहा है, और 4 बिट मिलके 1 निबल, लिख लो तो। ये तुमसे पूछा गया है बेटा कि 1 मेगाबाइट बराबर कितना किलो बाइट बिट, कितना किलो बिट, किलो बाइट 1024, ठीक है। कंप्यूटर 3 प्रकार के हैं, डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड। बस बोल दे रहा हूं, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, 3, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है, डिजिटल और एनालॉग का दूना मेल। बस ये पूछेगा, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस पूछ लेगा। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है इसको, सीपीयू को क्या कहा जाता है बेटा, हाँ लिख लो। और कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहा जाता है, लिख लो, रैम को, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका मस्तिष्क कहा जाता है।
देखो ना, रैंडम रैंडम एक्सेस कर लेगा, तुम कुछ भी कहो समझ लेगा, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क। यह एक अस्थाई मेमोरी है। देखो अस्थाई मेमोरी भी आता है, अस्थाई मेमोरी भी पूछता है, लेकिन नहीं पूछेगा, इतना भी नहीं जाएगा। कीबोर्ड में कुल कितने की हैं, चलो देख लेना, ये नहीं पूछेगा, कोई दिक्कत। अब आ जाओ थोड़ा, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट लिख लो, एक बार चर्चा बस कर ले रहे हैं ताकि सुने रहोगे ना तो दिमाग में रहेगा। ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक, अर्थमेटिक माने गणित, अर्थमेटिक मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। CPU मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। LAN लोकल एरिया नेटवर्क, WAN वाइड एरिया नेटवर्क, URL कुछ भी URL दिया जाता है ना, वेबसाइट, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मतलब एकदम डायरेक्ट उसी चीज को पाने के लिए हमें URL दिया जाता है, लिख लो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। OMR का पूरा फुल फॉर्म लिख लो, ऑप्टिकल मार्क रीडर। RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी, अस्थाई मेमोरी है। रैम क्या है, अस्थाई। देखो रैम में क्या है, ओ है ना, ए है ना, अस्थाई। क्या है, ए मतलब ए मतलब, ऐसे हम भी याद किए तो अस्थाई, बड़ा कंफ्यूजन होता है। अब दूसरी चीज ये पूछता है, लिख लो रोम, दूसरा रोम, ROM। ये देखो ना, हम लोग राम को क्या लिखते हैं, RM लिखते हैं ना, ये क्या कह रहा है, रैम, ठीक है। रोम रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, और ये क्या है, अस्थाई मेमोरी है, लिख लेना। तो हम बस एक ही चीज, ये क्या हो गया, अ से अस्थाई, और दूसरा क्या होगा, अस्थाई। तो रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी। www तो जानते हो, वर्ल्ड वाइड वेब। ये www नहीं, वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड नहीं, ये www.google.com, ठीक है। ये www क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। वेब मतलब तरंग, वेब मतलब ये क्या है, इंटरनेट का जाल है, क्या है, लिख लिया बेटा। और ये सब बातें हैं जो आ सकती हैं, कुछ और बातें लिख लो थोड़ा ICT से संबंधित। नहीं, अब हम ICT नहीं बताएंगे, हमने बता दिया है। इंटरनेट की शुरुआत 1995 में भारत में। ये सब क्या है, ई लर्निंग ऐप है, कोई दिक्कत। CD कॉम्पैक्ट डिस्क लिख लो, CD। अच्छा ये बताओ, इनसेट क्या है जी, अरे यार शिक्षा को समर्पित भारत का उपग्रह है, एजुसेट, इनसेट, कोई दिक्कत। लिख लो। तो YouTube क्या है, तुमसे पूछ लिया जाता है, वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है। MS ऑफिस लिख लो। MS वर्ड में क्या लगता है, MS वर्ड, कभी बच्चा अगर कंप्यूटर पे बैठा हो तो जान जाएगा। MS वर्ड अगर है तो उस पर काम कर रहे हो तो कोई भी फाइल जब डाउनलोड करोगे तो लास्ट में लिखेगा .com, .document.doc लिख लो। कहोगे कि MS वर्ड पे काम करते हैं, किस पर काम करते हैं, कहता है कि MS वर्ड पे काम करते हैं। तो MS वर्ड का कोई भी फाइल मान लो कुछ लिखा, MS वर्ड कोई फाइल लिखा, और MS वर्ड के उस फाइल को जब सेव करोगे ना तो लास्ट में क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5, या तुम अपना नाम लिख दो .doc। तो डॉक्यूमेंट फाइल किसमें सेव होता है, MS वर्ड का .doc। ऐसे लिख लो। एक्सेल, MS एक्सेल, MS एक्सेल की फाइल किसमें ऐड होती है, .xls में। पावर पॉइंट, हालांकि ये सब चीजें हैं नहीं, लेकिन पावर पॉइंट, PPT, तो PPT किसमें सेव होता है, .ppt। बस चर्चा कर देना, क्या पता पूछ दे, मजा आ जाए। ये कंपटीशन है बेटा, ये मत सोचो कि तुम्हारे ही किताब से आएगा, वो 5 से भी उठा देगा, समझाया। कंपटीशन मतलब एवरीथिंग, कोई भी चीज जो इस दुनिया में घटित हो रही है सारी चीजें परीक्षा में आ सकती हैं, इसमें कोई सिलेबस नहीं होता है, ठीक है। ये सब तुम्हें जानना है। जैसे देखो सर पूछ दिया था कि 2014 का 2020 वर्ल्ड कप कौन जीता, अब एक मैच देख रहे हो तो जानो, ये परीक्षा का विषय नहीं है, ये क्या है, तुम्हारी सतर्कता का विषय है, तुम्हारी जिज्ञासा का है, तुम जिंदा हो कि नहीं, तुम्हारे कंसंट्रेशन का है कि तुम एक कदम भी चल रहे हो तो तुम्हें पता है कि नहीं।
दुनिया में क्या घटित हो रहा है ये सब जानना पड़ेगा तुम्हें अगर कुछ करना है तो। कोई दिक्कत बेटा? अब ये हो गया, अब कुछ बातें और जान लो, हम बता दे रहे हैं। आपकी परीक्षा में देखना एनएमएस में जरूर है। क्यों कंप्यूटर उठाए हैं? क्योंकि बिट उट तो जरूर पूछता है ना, 1 निबल 4 बिट। देखो बेटा, जब कंप्यूटर काम करता है तो क्या होता है, कंप्यूटर जब हम स्टार्ट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? स्टार्ट के बाद होता है डेटा इसको देते हैं। क्या देते हैं बेटा? डेटा स्टोर करते हैं या डेटा देते हैं। फिर इसके बाद होता है एक तरह से इस पर डेटा को क्या करते हैं, उस डेटा को और हम लोग क्या करते हैं, उसके बारे में ब्रीफ नॉलेज देते हैं, उसको बताते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद इसको डिसीजन बॉक्स, क्या डिसीजन बॉक्स क्या बोलते हैं इसको? कंप्यूटर में यस या नो। ये क्या है बेटा? ये हमारा फ्लो डायग्राम है जो कंप्यूटर में बहुत आगे जाओगे, इंजीनियरिंग में हम लोग पढ़ते थे, ठीक है। ये डायग्राम होता है, इसको क्या बोलते हैं? स्टार्ट। और फिर जब डिसीजन हो जाता है तो फिर उसका कैलकुलेशन होता है और फिर वो अपना रिजल्ट देता है और यस या नो करता है। और फिर अगर परिणाम आ जाता है तो हम लोग क्या कर देते हैं? स्टॉप। क्या कर देते हैं? स्टॉप, ठीक है। ये यस या नो लिख लो। ऐसे ही ये फ्लो चार्ट है। क्या है बेटा? ये पूरा चलता रहता है, लिख लो, आपकी किताब में दिया होगा। आपसे पूछ देगा कि कंप्यूटर के फ्लो चार्ट में इसका संबंध किससे है? प्रारंभ या अंत? प्रारंभ या अंत। इसका संबंध डिसीजन से है, ठीक है ना। निर्णय बास कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? डेटा देने वाला। इस पर क्या होता है? डेटा का प्रोसेसिंग होता है। क्या होता है? इसे प्रोसेसिंग होता है, ठीक है ना। समझ में आया? या रिजल्ट देता है। क्या देता है? रिजल्ट देता है। और इसका मतलब स्टॉप हो जाता है। इसका मतलब तो आरंभ और अंत एक ही तरह है। कैसा? ऐसा गोला, ठीक है बेटा। और ये क्या है? डेटा दिया जाता है। इसमें क्या करते हैं? डेटा भरते हैं। मतलब डेटा मतलब सूचना को इसमें क्या किया जाता है? दिया जाता है। और इसमें क्या किया जाता है? प्रोसेस। क्या? प्रोसेस, डबल एस, ठीक है बेटा। और ये डिसीजन बॉक्स, डिसीजन होता है यस और नो। कोई दिक्कत? ये हो गया आपका कंप्यूटर से संबंधित। थोड़ा एक और चीज आ जाइए, लिख लीजिए तो। हाँ लिख लीजिए। हाँ, वन से संबंधित बातें लिख लीजिए। हाँ, भारत में वन कितना परसेंट है? तो 23%, 23 कुछ परसेंट, ठीक है। 2000 और करंटली देखो 2017 की मैंने रिपोर्ट बताई है, तुम लोग जाके देख लेना। 2022-24 की रिपोर्ट 24%, मतलब 23-24 के करीब रहता है भारत में वन, ठीक है। आपकी जिम्मेदारी है कि करंट वाला रिपोर्ट आप हम सर्च करके भेज देंगे, ठीक है बेटा। लिख लो। लेकिन तुमसे क्या पूछा जाता है? राष्ट्रीय वन नीति 1952 में शुरू हुई थी। 1952 से राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार राष्ट्रीय वन फॉरेस्ट पॉलिसी नीति, इसके अनुसार 1952 इसके अनुसार किसी भी भूभाग पर अगर कोई मानव अधिवास का क्षेत्र है या कुछ भी है, मान लो अगर इतना बड़ा भूभाग है, तो वन नीति यह कहती है कि इसके 33% भाग पर, मेरे बच्चों नोट डाउन कर लेना, 100% आएगा। 33 भूगोल का भाग है ये, हालांकि, लेकिन ये समझदारी का भी भाग है। बेटा लाइट बंद करो। याद रखना 33% भूभाग पर कहीं भी जितना भी, मतलब भारत का जितना बड़ा क्षेत्र है, भारत के उस क्षेत्र का 33% भाग पर वन होना चाहिए, तो वहां पर जीवन अच्छा गुजरेगा। और है कितना? 24%। है कितना? 24% महज है बेटा। और हमारे यूपी में तो और भी कम है, ठीक है। 19-21%, उससे भी कम है। जब हम पढ़े थे तो ऐसे आता, ठीक है। लिख लो। तो कितना होना चाहिए बेटा? 33%। कितना होना चाहिए वन? राष्ट्रीय वन नीति ये कहती है फॉरेस्ट पॉलिसी, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, कि जिस भी भूभाग पर हम रहते हैं उस भूभाग के 33% भाग पर, मतलब तुम परीक्षा में पास कितने 33% होते हो ना, इसी तरह 33%, ठीक है। लेकिन है कितना? 24। करंट वाला तुम जोड़ लेना। उत्तर प्रदेश का तो और भी बुरा हाल है। अब लिख लो।
वन महोत्सव के पिता के एम मुंशी कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक वन कहां है, लिखो, मध्य प्रदेश में। कहां है बेटा, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन है, लिख लो। फिर अरुणाचल प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उसके बाद छत्तीसगढ़। लेकिन लिख लेना, परसेंटेज के हिसाब से अगर देखें सबसे अधिक वन मतलब खूब सारा पेड़ अगर कहीं देखा जाए तो मध्य प्रदेश में है। लेकिन अगर मान लो छोटा ही क्षेत्र है, वो अपने क्षेत्र पर भी सबसे अधिक वन लगाया है, तो उसमें मिजोरम, लिख लो। भूभाग देखा जाए तो सबसे अधिक वन कहां है, सबसे अधिक पेड़ अगर मान लो सारे पेड़ को काट दे तो सबसे अधिक पेड़ कहां से आएगा, मध्य प्रदेश से। लेकिन अगर छोटे से जगह से अगर कहें कि अपने अपने जगह से अपने अपने एरिया के हिसाब से बताइए कितना परसेंट है, तो सबसे अधिक एरिया पर उस क्षेत्र में ही किस राज्य के छोटे से क्षेत्र की मतलब घनत्व की बात करें तो सबसे अधिक वन मिजोरम में है, लिख लो। भूमि प्रतिशतता के आधार पर, मतलब मिजोरम छोटा सा क्षेत्र है, छोटा सा राज्य है ना मिजोरम। अरे यार मिजोरम छोटा सा राज्य है, ये मिजोरम भारत का। अब मध्य प्रदेश इतना बड़ा है तो मध्य प्रदेश तो बहुत सारा पेड़ लगाएगा ना, लेकिन मिजोरम पूरा बनवे से ढक गया है, इतना पेड़ है, ठीक है, लिख लो। अगर भूमि प्रतिशतता के आधार पर पूछा जाए सबसे अधिक वन मिजोरम में है। और सघनता डेंस के आधार पे, मतलब एक कदम रखा नहीं कि दूसरा पेड़, दूसरा कदम बढ़ाया नहीं कि तीसरा पेड़, सघनता के आधार पे अगर वन देखा जाए तो कहां है, अरुणाचल प्रदेश। नोट कर लो बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आता है। कोई दिक्कत, मैग्रो वन कहां है, पश्चिम बंगाल, बताएं। कोई दिक्कत, ये वन से संबंधित है, आता है, थोड़ा लिख लो, ये वन से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। कोई दिक्कत, कितना परसेंट, 33% मेरे लाल, एकदम याद रखना आएगा। अगला नोट करो तो, जनसंख्या, जनगणना, जनगणना 2011 में हुआ था, लास्ट वाला, लिख लो। हर 10 साल पे कराया जाता है, लिख लो। अब इतिहास में साहब पढ़ाए होंगे कि कब कब जनगणना कब से शुरुआत हुई, 62 में, ठीक है, 71 से शुरू होती गई फिर, ठीक है, तो साहब पढ़ाए होंगे, हम वो नहीं पढ़ा रहे हैं। आगे देखिए जनगणना, आइए, भारत का लिंगानुपात किस जनगणना के हिसाब से, अब जनगणना होने वाली है फिर से, 2021 में होनी चाहिए थी लेकिन कोरोना की वजह से नहीं हुई, अब 2024 में होगी, लिख लो। 2021 की जनगणना के हिसाब से भारत में लिंगानुपात, लिंगानुपात क्या होता है, लिंगानुपात मतलब 1000 पुरुष पर कितनी महिला, कितनी महिला, ये नीचे क्या है, पुरुष, क्या है बेटा, हमारे देश में महिलाओं की संख्या क्या है, कम है, तो 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं उसी को क्या कहा जाता है, लिंगानुपात। अनुपात हो गया ना, रेशियो, तो लिख लो, मतलब 1000 पुरुष पर 2011 में भारत में लिंगानुपात 943 था बेटा, सोचो कितना कम, 57 लड़के ज्यादा हैं, लिख लो। अब यूपी का तो और बुरा हाल, यूपी में लिंगानुपात कितना था, 912 मेरे लाल, 912, 900, ये 88 लड़कों का शादी कैसे होगा, 1000 में केवल, हमारे यहां तो करोड़ों में है ना, 25 करोड़, हमारी जनसंख्या 22 करोड़ से ऊपर जा रही है। हम पाकिस्तान से भी आगे हैं, पता है ना जनसंख्या, जिससे हम 7वां पे हैं, उत्तर प्रदेश केवल, इतने भयंकर हमारे पास पावर है। और भारत जनसंख्या के अनुसार कौन सा देश है, दूसरा, क्षेत्रफल से 7वां। यूपी का थोड़ा सर्च कर लेना, जनसंख्या के अनुसार हमको लग रहा है 5वां पे है, ठीक है, सर्च कर लेना, कोई दिक्कत। अब साक्षरता की बात कर लेते हैं बेटा, तो लिंगानुपात समझ में आ गया, सबसे कम कहां है, हरियाणा में, सबसे कम कहां है, और इसीलिए हरियाणा से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चालू किया गया था। अब आ जाओ साक्षरता, लिटरेसी, साक्षरता, प्रश्न आता है बेटा, साक्षरता, लिटरेसी, जनगणना हो गया, यही पूछेगा, भारत का लिंगानुपात कितना था, 943, और उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इसकी परीक्षा है तो 912, ठीक है। साक्षरता, लिटरेसी, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, लिख लो। भारत की साक्षरता दर, भारत की साक्षरता दर, भारत की साक्षरता दर, लिटरेसी रेट कितनी है, 73%, लिख लो बेटा, कितना, 73%। एक बात बताना, जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक कहां है, बिहार में, कहां है, बिहार में, जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है ना, ये सब याद रखना। तो लिटरेसी रेट भारत की कितनी है, 73 लोग, मतलब 100 में 73 लोग क्या है, साक्षर हैं। लेकिन अगर इंटरनेशनल लिटरेसी लेवल पे अगर चेक कर दिया जाए तो बहुत कम लोग होंगे, इसीलिए आ गया है क्या, निपुण भारत। तुमसे पूछ दिया जाए काजे ने, FLN किससे जुड़ा हुआ है, प्राथमिक शिक्षा से,
जूनियर में हो, पढ़ रहे हो, बगलिए में स्कूल है तो जानना चाहिए ना। निपुण भारत फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी मूलभूत साक्षरता एवं अंक ज्ञान से संबंधित है। ठीक है, अगला आ जाओ। यूपी की साक्षरता दर, हमारे उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर, अरे भाई बहुत कम है, 67 है, 67%, 7%, 67 मतलब 100 में 67 लोग पढ़े हैं, बाकी लोग अपना नाम नहीं लिख पा रहे हैं। हमारे देश में साक्षरता क्या है? अपना नाम लिख लेता हो और कोई एक भाषा बोल लेता हो। लेकिन इंटरनेशनल क्या है? कोई भाषा लिख भी ले और कोई एक भाषा पढ़ ले, समझ भी ले और गणित लेन देन का बात भी जानता हो, तो अब वो कहा जाएगा। केवल अपना नाम लिख लेने से कोई साक्षर नहीं होता है। तब तो हम लोग बहुत पीछे थे, लेकिन अब हम आगे जा रहे हैं। इसीलिए देखना कि बुजुर्गों को साक्षर करने के लिए संडे को टेस्ट होता है, देखे हो, इसीलिए भारत ये रिपोर्ट देगी। और एक बात याद रखना, थोड़ा लिंगानुपात में 6 साल से कम, मतलब 0 से 6 साल के बीच का लिंगानुपात लिख लो, 912 है भारत का। लिख लो बेटा, 919, सॉरी, कितना है पूछ सकता है। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 साल के जो लिंगानुपात है 912 है, मतलब 1000 बच्चों पे 919 लड़कियां पैदा होती हैं। ठीक है, छोटी छोटी। लेकिन बड़ा होने पर देख रहे हो आदमी ज्यादा मर रहा है, क्योंकि आदमी बाहर निकलता है ना, क्या पुरुष बाहर निकलता है, पुरुष ज्यादा मर रहे हैं। समझा रहा है? यहां देखो लिंगानुपात में देखो लड़कियां कितनी कम है, और यहां पे देखो लड़कियां बढ़ गई, पैदा कम हुई लेकिन बढ़ जाते गई। ये कैसे हो गया? क्योंकि मर्द मर रहे हैं। क्यों? गाड़ी होश में नहीं, बेहोश होके चला रहे हैं। समझ आ रहा है? समझ आ रहा बच्चों? थोड़ा सुधर जाओ। लिख लो। तो भारत की क्या थी? 919, और यूपी की क्या थी? 902। अब बताओ, यूपी में 1000 पे 1000 लड़कों पे, बच्चों पे, मतलब बेटा हुआ है, मिठाई दीजिए। अब बच्चियां कितनी हुई है? 902। लेकिन बदवा में चल के क्या हो गया है? मतलब यूपी के लोग कम मर रहा अभी। ठीक है, क्यों? क्योंकि विकास कम है, रोडें नहीं बनी है, गाड़ी नहीं है, तो टकराएगा कहां से आदमी? समझ आया? लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारी बीमारियां हैं उसके कारण। हाँ, लेकिन रोड एक्सीडेंट बेटा बहुत ज्यादा लोगों की मौत होती है। हमारे भारत में जितने लोग बीमारियों से नहीं मर रहे हैं उससे ज्यादा रोड एक्सीडेंट। क्यों रोड एक्सीडेंट से मर रहे हैं? ये बहुत जानने की बात है। हम लोग अपनी नैतिकता का पालन नहीं कर रहे हैं। हम लोग अपने देश के मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्यों को सही से नहीं समझ रहे हैं। हम लोग अंधाधुंध गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अनैतिक तरीके से गाड़ी चला रहे हैं, नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा सड़क पर चल रहा है तो उसे ये नहीं पता कि मुझे बाएं चलना है कि दाएं चलना है। समझाया? और इतनी बड़ी चीजें हो रही हैं, तो ये आपसे पूछेगा कि 0 से 6 वर्ष की साक्षरता दर कितनी है बेटा? लिंगानुपात कितनी है? 919। यूपी में 902। लेकिन अगर वयस्क लिंगानुपात देखा जाए तो क्या है? 943 और 912। साक्षरता दर देख लो, सबसे अधिक भारत में साक्षरता दर 33%। और सबसे अधिक साक्षरता कहां है? केरल में। कहां है बेटा? और सबसे कम जान ही रहो, बिहार में होगी, और कहां होगी? ठीक है, यूपी की साक्षरता दर कितनी है? 67%। सबसे अधिक गौतम बुद्ध नगर। चट्टान तुमसे पूछेगा, चट्टान चक्र, चट्टान से जुड़ा एक सवाल जरूर होगा। आग्नेय चट्टाने मैंने पढ़ाया है, मातृ चट्टाने, लेकिन आग्नेय से सीधे अवसादी भी बनता है और सीधे रूपांतरित बन सकता है। रूपांतरित चट्टाने आग्नेय में बदल जाएंगी, जैसे नीचे दबती जाएंगी। आग्नेय चट्टान क्या है? नीचे से तप्त मैग्मा, क्या तप्त मैग्मा जब लावा बन के बाहर निकलता है तो क्या होता है? तप्त मैग्मा जब लावा बन के बाहर निकलता है तो क्या होता है? चट्टानों का निर्माण होता है। लेकिन एक बात और पढ़ रहे हैं, जल चक्र बेटा छूट रहा है। जल चक्र क्या होता है? वाटर साइकिल। देखो बेटा, पौधों से भी वाष्पोत्सर्जन होता है। क्या होता है? ये धूप लग रहा है, धूप लगने से क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन। क्या होता है? जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा अगर कहीं होती है तो कहां होती है? गोरखपुर में। क्यों? यहाँ पे कुसमी जंगल के कारण। क्या कारण है? वाष्पोत्सर्जन हो रहा है। वाष्पोत्सर्जन मतलब पत्तियां जो भी पानी अपने अंदर संग्रहित की हैं, वह जल पानी जो भी संग्रहित की हैं, ऐसे कर लो, हाँ बस, जो भी पत्तियां अपने अंदर पानी संग्रहित किए हैं, धूप के कारण ये वाष्पोत्सर्जित हुए, और वाष्पोत्सर्जित होकर क्या अपनी अगली प्रक्रिया के लिए आगे बढ़े। और नीचे क्या है? ये भूभाग है, ये मान लो जल। क्या है बेटा? अब ये जल में जब धूप पड़ेगा तो क्या होगा? गर्म होगा, और गर्म होगा तो क्या होगा? वाष्पन होगा। क्या होगा बेटा? तो वाष्पन की प्रक्रिया में क्या होता है? जल सीधे किस में जाता है? वाष्प में बदलता है और ऊपर जाता है, और फिर जाएगा तो क्या होगा? ठंडा इन्वायरमेंट पाएगा। और जैसे बताता हम वायुमंडल जब पढ़ाए तो कहते जब ऊपर हम जाते हैं तो क्या होता है? क्या होता है?
ठंडी बढ़ती जाती है कुछ स्तर तक, ठीक है ना, पहले लेयर में ठंडी बढ़ेगी और ये क्या होगा, संघनन होगा। क्या होगा बेटा, कंडेंसेशन होगा, संघनन होगा, संघ वाष्पन, फिर क्या होगा, संघनन। अब पौधों से होने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, वाष्पोत्सर्जन। संघनन होगा और संघनन होने के बाद बादल बनेंगे और बादल फिर बन के क्या होंगे, वर्षा करेंगे। क्या करेंगे बेटा, और पुनः यही प्रक्रिया चलेगी, फिर धूप होगा, वाष्पोत्सर्जन होगा और यहां से वाष्पन होगा, फिर संघनन होगा, बादल बनेंगे और फिर वर्षा होगा। ये जल चक्र। आपसे वाष्पोत्सर्जन पूछा जाएगा, पौधों से जो भी, पत्तियों से जो भी जल बाहर जाते हैं धूप में, प्रकाश में, वो क्या होते हैं, ठीक है ना, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा। इसका प्रैक्टिकल मैंने कहा था, पत्ती तोड़ना और उसको पत्ती तोड़ के पॉलीथीन में बांध देना, रात भर देखना, तुम्हें पॉलीथीन के ऊपर धब्बे दिखाई देंगे पानी के।